पाई नेटवर्क, इसका नाम सुनते ही अक्सर दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिमाग में आती हैं। एक तरफ हैं इसके करोड़ों यूजर्स और दूसरी तरफ है इसकी कीमत को लेकर जबरदस्त कंफ्यूजन। पाई का सपना था कि स्मार्टफोन से माइनिंग को आसान बनाकर क्रिप्टो हर किसी तक पहुंचाया जाए, लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े यूजर बेस के बावजूद इतनी उलझन क्यों है। चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और यही वो सवाल है जो सबके मन में है। एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी जिसके पास लाखों वेरीफाइड यूजर्स हैं, फिर भी उसकी कीमत लगातार नीचे क्यों जा रही है? आखिर पाई नेटवर्क के पीछे की असली कहानी है क्या? इसी सवाल का जवाब हमें इस प्रोजेक्ट की पूरी सच्चाई बताएगा। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1,90,00,000 से भी ज्यादा। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना केवाईसी यानी अपनी पहचान वेरीफाई करवा ली है और पाई के असली ब्लॉकचेन, जिसे मेन नेट कहते हैं, उस पर आ चुके हैं। क्रिप्टो की दुनिया में ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है और यही बात इस प्रोजेक्ट को और भी रहस्यमयी बना देती है। तो चलिए सबसे पहले उस चीज को समझते हैं जिसने सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और विवाद पैदा किया है, पाई की कीमत, इसके आईओयूज और इससे जुड़े आरोप। हुआ ये कि मई 2025 में पाई की कीमत अचानक से धड़ाम हो गई। बस इसी एक घटना ने पूरी कम्युनिटी में निराशा भर दी और रग पुल यानी धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगने शुरू हो गए। इस गिरावट ने कई तीखे सवाल खड़े कर दिए। ये गिरावट कोई छोटी मोटी नहीं थी। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर कीमत $1.60 से गिरकर सीधे $0.67 पर आ गई, मतलब 58% से भी ज्यादा की गिरावट। जाहिर है इसी वजह से कम्युनिटी में हड़कंप मच गया। और इसी कंफ्यूजन को कम्युनिटी के एक मेंबर ने कुछ इस तरह से बयां किया। उनका सवाल सीधा था कि भाई, एक पॉजिटिव अपडेट के बाद कीमत गिरने का क्या मतलब है? और यही सवाल उस वक्त हर किसी के मन में था। तो यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो पाई एक्सचेंजों पर ट्रेड हो रहा था वो असली पाई था ही नहीं। वो असल में सिर्फ एक वादा था, जिसे IOU यानी IOU कहते हैं। ये असली मेन नेट पाई से बिल्कुल अलग है, जो सिर्फ KYC पूरा करने के बाद ही मिलता है। एक है वादा और दूसरा है असली कॉइन। तो सवाल यह है कि इन IOUs की कीमतें इतनी ऊपर नीचे क्यों हो रही थीं? इसके पीछे कई कारण थे। एक तो इन्हें खरीदने बेचने वाले लोग बहुत कम थे, दूसरा इनकी सप्लाई ना के बराबर थी, और सबसे बड़ी बात, अफवाहों का बाजार पूरी तरह गर्म था। इसलिए छोटे मोटे ट्रेड से भी कीमत में बाहरी उतार चढ़ाव आ रहा था। ये कीमतें पाई की असली वैल्यू का कोई संकेत नहीं थी। और जब इतनी कंफ्यूजन हो तो डर और अफवाहें फैलना लाजमी है। लोगों ने रग पुल यानी धोखाधड़ी के आरोप लगाने शुरू कर दिए। इन अफवाहों को और हवा तब मिली जब ये बात सामने आई कि कोर टीम से जुड़े एक वॉलेट से 12 मिलियन पाई ट्रांसफर हुए हैं। बस इससे कम्युनिटी में डर का माहौल बन गया। तो क्या ये सब वाकई एक धोखा था या इसके पीछे कोई और कहानी थी? चलिए अब समझते हैं कि इन सब आरोपों पर टीम का क्या कहना था और उनकी असली रणनीति क्या थी जिसने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। टीम ने एक इनक्लोज्ड मेन नेट यानी एक बंद नेटवर्क बनाया। एक तरह से समझिए, उन्होंने पाई की दुनिया के चारों ओर एक डिजिटल दीवार खड़ी कर दी। इसका मतलब था कि पाइनियर्स आपस में तो पाई भेज सकते थे, लेकिन इसे बाहरी दुनिया यानी एक्सचेंजों पर ले जाकर बेच नहीं सकते थे। अब इस दीवार को खड़ा करने के पीछे दो बड़े मकसद थे। पहला, करोड़ों यूजर्स की पहचान को ठीक से और सुरक्षित तरीके से वेरीफाई करना, और दूसरा, जो कि बहुत अहम था, वो ये कि कीमत और स्पेक्यूलेशन पर ध्यान देने के बजाय पाई के लिए असल दुनिया में इस्तेमाल के मौके बनाए जाएं। मतलब ऐसे ऐप्स और सर्विसेज जहां पाई का सच में कोई काम हो। तो ये जो टीम की चुप्पी थी या जो देरी हो रही थी, वो कोई गलती नहीं थी। ये एक सोची समझी कैलकुलेटेड चाल थी। जैसा कि एक इंडस्ट्री एनालिसिस में भी कहा गया, ये फैसला अचानक नहीं बल्कि नियमों को ध्यान में रखकर और प्रोजेक्ट के लंबे भविष्य को देखकर लिया गया था। लेकिन इस रणनीति के पीछे एक और बहुत बड़ा कारण था। एक ऐसा कारण जो क्रिप्टो की दुनिया में आज सबसे ज्यादा मायने रखता है, और वो है एक बहुत पुराना कानूनी टेस्ट। इसे कहते हैं होवी टेस्ट। ये 1946 का एक अमेरिकी कानून है जो ये तय करता है कि कोई भी चीज, चाहे वो जमीन का टुकड़ा हो या एक क्रिप्टो कॉइन, सिक्योरिटी है या नहीं। और अगर वो सिक्योरिटी है तो उस पर बहुत सख्त सरकारी नियम लागू हो जाते हैं। ये टेस्ट असल में 4 सवाल पूछता है। क्या इसमें पैसा लगाया गया है? क्या ये एक कॉमन बिजनेस है? क्या इससे मुनाफे की उम्मीद है? और क्या ये मुनाफा किसी और की मेहनत से आ रहा है? अगर किसी चीज पर ये चारों बातें लागू होती हैं
तो वो एक सिक्योरिटी है। और बस यहीं पर पाई नेटवर्क की पूरी रणनीति साफ हो जाती है। कीमत के बारे में चुप रहना, मुनाफे का कोई वादा ना करना और सिर्फ यूटिलिटी यानी इस्तेमाल पर जोर देना, ये सब असल में होवी टेस्ट के शिकंजे से बचने की कोशिश थी, ताकि पाई को एक सिक्योरिटी ना माना जाए और कानूनी पचड़ों से बचाया जा सके। तो आगे क्या हुआ? अब सवाल यह है कि इस बंद नेटवर्क के बाद क्या हुआ और अब पाई का भविष्य कैसा दिखता है? तो ये पूरा सफ़र 2019 में एक बीटा ऐप से शुरू हुआ। फिर दिसंबर 2021 में ये एनक्लोज्ड मेन नेट यानी बंद नेटवर्क लाइव हुआ। और आखिरकार इंतज़ार ख़त्म हुआ फरवरी 2025 में, जब नेटवर्क से वो फायरवॉल हटा दी गई और उसे सबके लिए खोल दिया गया। और इसके ठीक बाद एक और बड़ी घटना हुई। मार्च 2026 में अमेरिकी सरकार की एजेंसी SEC ने क्रिप्टो के लिए नए नियम जारी कर दिए, जिससे पूरी इंडस्ट्री के लिए तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो गई। इन नए नियमों से क्या पता चला? यही कि अगर कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट बड़े बड़े मुनाफे का वादा करता है तो उसे एक सिक्योरिटी ही माना जाएगा। इस लिहाज से देखें तो पाई की जो संभल कर चलने वाली रणनीति थी वो कहीं ना कहीं सही साबित हुई। तो अब सवाल आता है कि पाई नेटवर्क का भविष्य क्या है? देखिए, तस्वीर के दो पहलू हैं। एक तरफ इसके पक्ष में कुछ मजबूत बातें हैं, जैसे कि इसका करोड़ों यूजर्स का विशाल नेटवर्क और नियमों का पालन करने की कोशिश। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं, जैसे कि इसका असल दुनिया में अब तक सीमित इस्तेमाल और सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा अभी भी लॉक होना। तो आखिर में पाई नेटवर्क की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्रिप्टो की दुनिया में किसी चीज़ की असली कीमत कैसे बनती है? क्या सिर्फ बाजार के उतार चढ़ाव और स्पेक्यूलेशन से, या फिर सालों तक धीरे धीरे एक कम्युनिटी बनाने और उसकी असल दुनिया में कोई उपयोगिता तैयार करने से? पाई का भविष्य जो भी हो, उसका जवाब इसी सवाल में छिपा है।